नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी निखिल। शुक्रिया कृतिका। नमस्कार दर्शकों। और अगले 1 घंटे में आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें तो दिखाएंगे ही। सबसे ज्यादा फोकस आज जिन खबरों पर होगा वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद क्या कुछ स्थितियां हो रही हैं दिल्ली में, उससे आपको रूबरू कराएंगे। और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की भी बात करेंगे। तो 2 स्थितियां आज कृतिका डेवलप हो रही हैं। एक तो विदेश स्तर पर अगर जो कहा जाए, भूटान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का, और उसके साथ दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल जो कि कहते थे कि वो कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के जनक के खिलाफ वो लड़ने की बात करते थे, और आज वो खुद ही उस आरोप में गिरफ्तार है। तो क्या कुछ है, टॉप हेडलाइंस आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। ईडी ने पूछताछ के बाद कल रात किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज कर सकती है अहम सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना। पीएम के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को मिलेगी और मजबूती। संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी, लोकपाल ने दिए थे जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के धार में आज से शुरू होगा भोजशाला का एएसआई सर्वे। हाईकोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय टीम करेगी वैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी सूची। तमिलनाडु में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा, तो वहीं कांग्रेस की सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम आए सामने। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और खेल की खबरों में आज से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। तो नया सवेरा में जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और उसके बाद की जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो सियासत लगातार बदल रही है, घट रही है, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल, जिसमें तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने बीते कल अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बिल्कुल, और लगातार 9 समन भेजने के बाद भी ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, और यहां उनसे करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम टिप्पणी करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था।
तो कल की से लेकर के आज तक की ये सबसे महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। रात वो राउज एवेन्यू कोर्ट के दफ्तर में रहे हैं। आज ये बताया जा रहा है कि 8 बजे सुबह से, यानी कि अब जब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं दर्शकों, तो उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी होगी। 8 बजे से उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ईडी उनसे रिमांड की डिमांड करेगी दरअसल कोर्ट से। और बिल्कुल अगर देखा जाए निखिल, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भी आज अहम सुनवाई करने वाला है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है ये सुनवाई, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि रात ही वो वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनके लोग, लेकिन वो सुनवाई हो नहीं सकी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की अर्जी के साथ आम आदमी पार्टी ने कल रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। तो आज ये मामला लिस्टेड है, तो सुबह जब कोर्ट खुलेगा 10 साढ़े 10 बजे के करीब, तो ये समझ में जाना जा सकेगा कि आखिर क्या कुछ इस मामले में होता। हालांकि चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में बिल्कुल क्या राहत किसी तरह की मिल पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल पाई अरविंद केजरीवाल को। हाईकोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था और उसी के बाद जो है वो गिरफ्तारी की गई। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल साफ था। जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। निश्चित तौर पर तो ये जो आरोप लगाए हैं, ये लगातार बहुत समय से आरोप इस तरह से लगाए जाते रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि जी वो तो दरअसल कट्टर ईमानदार है, लेकिन बावजूद उसके ये राजनीतिक साजिश है। और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल ने लगातार ईडी के सबन को अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अब जवाब देना होगा। उपस्थित होने से इनकार किया। यह भी कमाल है कि एक मुख्यमंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान और कानून के अनुसार आचरण की, वो भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में भाग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोई राहत तो नहीं दी उनको। और ये मामला कितना गंभीर है, इसकी परत दर परत उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री 8-10 महीने से जेल में है, उनके एक सांसद जेल में है, जो दक्षिण भारतीय एंगल है कविता जी, वो भी रिमांड पर हैं। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। तो बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार में भाग लेंगे और कार्रवाई में अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसकी पूरी राजनीति को भी समझने की कोशिश करिए। आज सुबह यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार को फोन किया था और ये जानकारी है। जी ये जानकारी है और उनके साथ में सॉलिडारिटी उन्होंने दिखाई। लेकिन इस बात को यह भी समझने की जरूरत है कि अब उनका चूंकि गठबंधन है, कुछ समय पहले तक, यानी बमुश्किल 6 महीने पहले तक, और जब ये शराब घोटाला आया था, जब शीश महल की बात हो रही थी, तो क्या रिएक्शंस थे कांग्रेस के, ये भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, और उस टाइम कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ही कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे कि अगर ईडी की तरफ से सम्मान आ रहा है तो आप क्यों सामने पेश नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस भले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में राजनीति आज के समय में खोज रही है, लेकिन उनके नेता अजय माकन ने वर्ष 2023 में इसी शराब घोटाले की सभी कड़ियां लोगों के सामने खोली थी। बिल्कुल, और इस घोटाले को सामने भी लेकर आए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में न्यूनतम 100 करोड़ की रिश्वत ली है। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत।
और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। ये एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट में रह जाएं? आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। तो ये राजनीति का असली चरित्र है। देखिए अभी कुछ महीनों पहले किस तरह से कह रहे थे कि क्या अधिकार, मॉरल राइट्स की बात कर रहे थे, नैतिक अधिकार की बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं कि एक सेकंड भी अपनी कुर्सी पर रहे। बेशक ये राजनीति का चरित्र। लेकिन आज वही कांग्रेस अब सिंपैथी जताती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि नहीं, ये गलत हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो इसको जनता जो है वो भी बहुत बारीकी से देख रही है, समझदार है और वो इसको समझ रही होगी। बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, आगे पीछे चलती रहती, कौन कुछ क्या कुछ कह रहा है। कुछ महीने पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे। उन्होंने बड़बोला बयान देते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन साथ ही अब अगर देखा जाए तो ईडी के शिकंजे में वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, जिसके वो लगातार बयान देते थे और लगातार कहा जाता था कि सबसे ईमानदार पार्टी है, अब वो खुद सवालों के घेरे में है। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विकास सारथी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लीगल इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली की बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की सियासत पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं, जो हमको बताएंगे कि आज क्या कुछ घट रहा है अभी दिल्ली में। सबसे पहले अगर आपके पास आए और समझने की कोशिश करें विकास, कि अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जैसे ये कल रात में वो हो नहीं सकी, किस तरह की का आप डेवलपमेंट देखते हैं? क्या कुछ जानकारी देंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही एक तरह से देखा जाए, जो वहां से उनको रिलीफ नहीं मिली थी, उसके बाद ही ईडी को लगा कि गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल निखिल, सुप्रीम कोर्ट में कल रात को भी कोशिश की गई कि एक अर्जेंट हियरिंग मिल जाए। लगभग 8:57 पे रात को ये पिटीशन फाइल कर दी गई थी केजरीवाल की लीगल टीम की ओर से। हालांकि सीजीआई से संपर्क किया रजिस्ट्रार ऑफिशियल्स ने, और रजिस्ट्री ऑफिशियल्स को बताया गया कि अर्जेंसी ऐसी नहीं दिखती है कोर्ट को कि रात में इसकी सुनवाई की जाए। आज जब कोर्ट शुरू करेगा कामकाज 10:30 बजे, तो उम्मीद यह है कि इसी याचिका को उनके वकील, अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी ही पेश हो रहे थे, हमने अलग अलग जगहों पे देखा, कि वो मेंशन करेंगे चीफ जस्टिस के सामने कि क्या क्या घटनाक्रम रहा है, और उसके बाद वो किसी तरह की राहत की गुहार करेंगे। इसमें बड़ा बदलाव ये भी आया निखिल कि जब के कविता को गिरफ्तार किया है ईडी ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा है। के कविता की भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, उसमें उनको राहत नहीं मिली थी, और इस बीच उनकी गिरफ्तारी हो गई। आज के कविता की नई याचिका भी लगी है, जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। क्या इन दोनों मामलों को एक साथ क्लब करके सुना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। लेकिन के कविता भी अपनी पुरानी याचिका को वापस लेकर के उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आमतौर पर कोर्ट को अगर ये लगता है कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, तो वो ये कहता है कि आप
मजिस्ट्रेट कोर्ट से शुरुआत कीजिए, अपनी लीगल बैटल की कवायद जो है वो मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले जाएं, वहां पे राहत की गुहार लगाएं। अगर कोई असाधारण परिस्थिति बनती दिखती है कोर्ट को, तो ही कोर्ट इस तरह के मामलों में सीधे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, वरना हमेशा एक जुडिशियल डिसिप्लिन की बात कहता है और कहता है कि आप अलग अलग फोरम जो हैं आपके लिए, पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। जी ठीक है विकास, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार राजनीति को कवर करते हैं, एक एक चीज को राजनीति की जो है उन्हें समझते हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस पहले लगातार आरोप लगाती थी इस पूरे मामले को लेकर और लगातार कहती थी कि नहीं, इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पेशी पर जाना चाहिए, जो सवाल है ईडी के उनके जवाब देने चाहिए, लेकिन वही कांग्रेस अब आज सिंपैथी दिखा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में उनके परिवारजनों से बात करने की जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी ने उनसे बात की है। देखिए, तीन बातें इसमें बहुत एक तरह से मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि राजनीतिक दल जब कोई एक बयान देते हैं या किसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हैं तो ठीक उसके उलट जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, खासतौर पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मामले में। जब केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं था, तब यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि गोवा के चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया, शराब घोटाले के पैसे का 100 करोड़ रुपए वहां पर इस्तेमाल किए गए और आरोप लगाया गया। केजरीवाल ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं पर उस वक्त शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताते थे और अब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। इससे बड़ा सवाल ये भी है, यही केजरीवाल ये कहते थे जब राजनीति में नहीं आ रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो आरोप सिद्ध होने तक या दोषी से मुक्त होने तक उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब उन पर आरोप लगता है, ईडी 10 बार सम्मन देती है, वो 18 बहाने बनाते हैं, जैसा कि बीजेपी कहती है, और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे पहले हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। क्या कहा गया वहां पर? ईडी की तरफ से जो रखा गया उन तथ्यों को गंभीर माना गया और ये भी कहा गया कि गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए थी, एक तरह से अगर उसका मतलब निकाले। तो आप देखें कि आपने अलग अलग जगह पर जाकर कोर्ट से बचने की कोशिश की। 9 बार उससे पहले आप ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए, आप पेश होने की शर्त रख रहे थे तब कि आपको गिरफ्तारी से एक तरह से प्रोटेक्शन मिले। तो आप किस तरह की राजनीति करते हैं और जब आप पर कोई आरोप लगता है तब आपका रवैया क्या होता है, यह बहुत स्पष्ट सामने। इसमें 3 सवाल खड़े होते हैं। पहली बात, केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करके राजनीति पे आए हैं उसका ठीक उलट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उन पर एक सवाल है कि आप जो राजनीति का दावा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों आप अपने खुद के जीवन में उस तरह का उल्टा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिन दलों के खिलाफ उन्होंने राजनीति शुरू की थी, आज उन्हीं दलों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के रवैये पर इसलिए सवाल है कि कांग्रेस पार्टी पहले केजरीवाल को लेकर कुछ और रुख रखती थी, अब जब कुछ गंभीर आरोपों, कुछ मजबूत तथ्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं आप राजनीतिक हितों को देखते हुए या फिर राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए। बिल्कुल, आपने 3 सवाल जो उठाए हैं शैलेंद्र, उन तीनों पर आपसे निश्चित तौर पर बात करेंगे आगे भी। अभी चंद्रशेखर समझना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली में नहीं देश भर में प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से सुरक्षा की, और क्या कुछ राजनीतिक रूप से लगातार घट रहा है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लगातार बहुत सारा तमाम पार्टियों की तरफ से आ रहा है? जी बिल्कुल, और शैलेंद्र जिस प्रकार से कह रहे थे उस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये अभी चुनावी वक्त है तो इसको आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जबकि तथ्यों पर चीजें बात करने की अपेक्षा इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। आज उन्होंने कहा है कि बीजेपी ऑफिस जितने भी हैं उनके चारों तरफ वो धरना प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, और देशव्यापी ये प्रदर्शन होगा और ये कोशिश करेंगे कि उनके जो बड़े लीडर को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया तो उसका एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका उनका रहेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी आप साफ तौर पे कहा है कि इसी प्रकार से कोई भी जो कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जिसमें संपत्ति को नुकसान हो या इस प्रकार से, तो उसको लेकर के भी पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम जो है उस तरफ किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली बीजेपी की तरफ हो या फिर हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ के आसपास के इलाके हों या फिर ईडी ऑफिस के आसपास या केंद्रीय अभिनेता केजरीवाल के जो घर हैं उसके आसपास जो है इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक की बात जहां तक आपने की, तो आप ये मान के चलिए तथ्यों पर अगर हम बात करें तो क्योंकि 2021 की आबकारी नीति का ये मामला है और 2022 से जांच शुरू हुई और आज 2024 का ये वक्त है, तो इस दौरान पूरी तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो किया गया, तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और उसके बाद
तथ्यों पर ये जो है गिरफ्तारी हुई। और आज भी जब विदाउट एवेन्यू कोर्ट पे जब ये बात की जाएगी, इस पे रिमांड मांगी जाएगी, तो वो भी तथ्यों के आधार पर ही किया जाएगा और उसके बाद से फिर ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो राजनीतिक कारण जो है निखिल, इस प्रकार से ये किया जा रहा है इस चीज को लेकर के, लेकिन ये जो कार्य हुआ है यानी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो तथ्यों के आधार पर हुई है और उसी पर बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए तो शायद जो ये नौबत कल रात आई है, ये नौबत नहीं आती अगर जब पहला समन ईडी की तरफ से भेजा गया था तभी अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच जाते और ईडी के सवालों के जवाब देते थे, लेकिन वो हर बार बचते हुए नजर आए और जब मामला अब और ज्यादा खिंचता हुआ नजर आया, जब गिरफ्तारी हो गई तो अब तमाम तरह की चीजें नजर आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अरविंद केजरीवाल खुद को किस तरीके से डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं, क्या कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास? देखिए, केजरीवाल को शुरू से इस बात की आशंका थी और इसीलिए वो बार बार स्किप कर रहे थे समन की अंततः ईडी उनको गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए, उन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा डिले करवा दिया क्योंकि बीच में एक बजट सत्र आ गया दिल्ली विधानसभा का, वरना ये जो अभी गिरफ्तारी हुई है या उनसे पूछताछ की जो ईडी लगातार कोशिश कर रही थी, ये सब घटनाक्रम बहुत पहले हो गया होता। इस बजट सत्र की वजह से कोर्ट्स ने उनको रियायत दी थी 16 मार्च तक कि ईडी किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन ना ले, लेकिन इस बीच ईडी ने समन जरूर भेजे क्योंकि कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकती थी लेकिन समन भेज सकती थी, तो वो कार्रवाई ईडी की जारी थी। कल भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि जब ईडी से कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट सवाल जवाब कर रहा था तो ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की एक फाइल दी गई थी कोर्ट को। जस्टिस सुरेश कैत को वो फाइल ईडी ने सौंपी और ये कहा कि आप इसको एक बार देखें और उसके बाद ही इस याचिका को ये जो एंटरटेन करें जो केजरीवाल की तरफ से दी गई है। कोर्ट ने उस फाइल को देखने के बाद हमने देखा कि अचानक कोर्ट का रुख बदला और कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर वो इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाएगी जो हाई कोर्ट में भी कोशिश की गई कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की गई है। हालांकि आप देखें तो ये डिले 9 समन पर ना जाने और 10वें समन पर गिरफ्तारी जो हुई है, अगर ये 9 समन पहले भी इस तरह की प्रक्रिया होती तो भी वो गिरफ्तार ही होते, ऐसा लगता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव सर पे है इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है और यही दलील वो सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं। जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे विकास, जो सबके जहन में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो तिहाड़ जेल जाएंगे, क्या जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या ये लीगली पॉसिबल है? कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जेल से सरकार चलाएंगे, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, इसमें दिक्कतें जरूर आएंगी, इस पे उपराज्यपाल आपत्ति कर सकते हैं और इसमें यह अभी तक एक भावनात्मक खेल चल रहा है अगर आप पार्टी के लिहाज से देखें कि केजरीवाल ही लीड करेंगे कैबिनेट को, लेकिन ये स्थिति प्रैक्टिकल नहीं है, वरना मनीष सिसोदिया को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा नहीं देना पड़ता जब तक चार्जशीट नहीं होती। इसमें यह भी एक मामला है कि अगर चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो जाएगी फिर उनके लिए संकट और गहरा जाएगा और फिर ये जो एक इनका जो पॉलिटिकल स्टैंड है इस पर भी कायम नहीं रह पाएंगे। मामला गंभीर है, इसको उठाया जाएगा अलग अलग फोरम्स पे, कोर्ट्स में उठाया जा सकता है। जब तक चार्जशीट नहीं होती है निखिल, इनका नाम नहीं डाला जाता है, तब तक तो ये इस तरह की व्यवस्था की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। ये वैसे भी अभी पॉलिटिकल स्टैंड है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ऐसा हो नहीं सकता। कैबिनेट मीटिंग आप कैसे करेंगे? क्या आप बार बार पैरोल मांगेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, फैसले कैसे लिए जाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता तो मनीष सिसोदिया को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ता उप मुख्यमंत्री के पद से? जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये सवाल जोड़ना चाहूंगा निखिल, अगर आप अनुमति दें। जी जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, वो कोई मंत्री नहीं है, जो कि कुछ दिनों तक आप देखें कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया का बहुत देर में एक तरह से उनका इस्तीफा हुआ, सत्येंद्र जैन या जो तमाम उनके मंत्री थे, वो सरकार के मुखिया हैं और ये एक तरह से राजनीतिक बयानबाजी है, इमोशनल कार्ड है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे या अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की बात है। और जो बात कह रहे थे हमारे सहयोगी विकास सारथी कि इतनी बार सम्मन दिया गया और शायद केजरीवाल को यह आशंका थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। तो क्यों यह आशंका थी? क्या उन्हें पता था कि ईडी के पास बहुत मजबूत तथ्य है? क्योंकि विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया और फिर के कविता, ठीक है, इस बारे में बात हो चुकी है, इस बारे में बात हो चुकी है और आपने विस्तार से बताया, आपका जो राजनीतिक पॉइंट है वो भी आ गया और निश्चित तौर पर ये बात केजरीवाल को पता थी कि वो डे 1 अगर समन को फॉलो करने के लिए जाते तो उनकी गिरफ्तारी तब भी हो जाती। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के साथ और इस विश्लेषण के साथ।
और अब जिस तरह से ये सियासत लगातार डेवलप हो रही है, पूरे दिन हम आपको इससे जुड़ी हुई खबरें लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया चेहरा में। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी निश्चित तौर पर। और आज जिस तरह से हम कह रहे थे कि जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की। आज भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए और अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। PM के इस दौरे में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिन का भूटान दौरा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नीरज, इस दौरे के महत्व के बारे में बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है उसको भी रूबरू कराइए हमारे दर्शकों को। नरेंद्र मोदी भूटान यहाँ पर पहुंचेंगे और आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। भूटान के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा भूटान के नरेश हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। और आज प्रधानमंत्री भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको भी स्वीकार करेंगे। 2021 में उसकी घोषणा हुई थी और अब प्रधानमंत्री उसको स्वीकार करेंगे और भूटान के नरेश इस सम्मान को प्रदान करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि भूटान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 2014 में जब सबसे पहली प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो पहली उनकी विदेश यात्रा भूटान ही थी। और आज देखें भारत और भूटान के जो संबंध हैं एक नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। उन्हीं संबंधों को और ज़्यादा गहराई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंच रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि चुनावी कार्यक्रम, इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद प्रधानमंत्री भूटान पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि भूटान भारत के लिए क्या है। आप अगर देखें सांस्कृतिक संबंधों को लेकर, भूटान और भारत दोनों ही बौद्ध जो धर्म है उसके अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भूटान बौद्ध धर्म का पालन करता है। आप आर्थिक रूप से देखें कि भूटान का जो आयात है वो 80% आयात भारत से उसका होता है। तो व्यापार के क्षेत्र में भी भारत भूटान का एक बड़ा सहयोगी है। यहाँ की अगर आप देखें कि जो जल विद्युत परियोजनाएं जो आधार है भूटान की अर्थव्यवस्था का, उनको सहयोग भूटान करता है। भूटान की एजुकेशन अगर सिस्टम को अगर आप देखें कि तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं उनको सहयोग भारत कर रहा है। चाहे स्मार्ट क्लासेस की बात हो, इंटरनेट पहुंचाने की बात हो, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग जैसे जो विषय हैं उनको पढ़ाने की बात हो, हेल्थ के सेक्टर में आप देखें कि हम कितना सहयोग कर रहे हैं। और एक हॉस्पिटल, मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल, जिसको उद्घाटन प्रधानमंत्री भी करेंगे और आने वाले समय में जो हॉस्पिटल है यहाँ के हेल्थ सिस्टम के लिए एक मील का पत्थर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सहयोग भारत और भूटान दोनों मिलकर एक दूसरे को करते हैं और यही कारण है इस लिहाज से ये यात्रा
काफ़ी महत्वपूर्ण है। निखिल जी, निश्चित तौर पर, और जो पड़ोसी प्रथम की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की रही है वो लगातार परिलक्षित हो रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। तो बिल्कुल अगर देखा जाए निखिल तो काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की यात्रा है, और जब भूटान के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तब ये निमंत्रण दिया गया था पीएम जी को। निश्चित तौर पर, और भूटान के साथ भारत के संबंधों की जिस तरह से अभी उन्होंने चर्चा की कि जब पहली बार प्रधानमंत्री का जो पहला विदेश दौरा था 2014 में वो भी भूटान था, और पड़ोसी प्रथम की नीति नेबरहुड फर्स्ट इसकी बात प्रधानमंत्री ने की है। चाहे वो कोविड काल में आप देख लीजिए उनके इन सहयोगियों के साथ खड़े होने के लिए, और चाहे कभी भी किसी भी मुद्दे पर, तो ये और विशेष है भूटान के साथ भारत जी। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत और भूटान के जो आपसी रिश्ते हैं वो और सुदृढ़ और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। तो इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन साथ ही अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, यानी कि 24 की चुनौती की। तो बिल्कुल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियां इस वक्त पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पार्टी ने कोयम्बटूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। तो ये थी बीजेपी की बात, जिसने 9 उम्मीदवारों की एक तीसरी लिस्ट जारी की। और अगर कांग्रेस की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची जारी की गई। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट से, जबकि पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वैतिलिंगम पुदुचेरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ से बसंत राव चौहान का नाम लिया गया है, उनके नाम का ऐलान किया गया है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। और वहीं अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन आज से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल स्टालिन का तिरुचि और पेरम्बलूर से चुनाव अभियान शुरू करने का पूरा कार्यक्रम है। चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में द्रमुक 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 9, माकपा, भाकपा और बीसी के 2, एमडीएमके, आईयूएमएल और केएमडी के एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। और इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव के रंग आप देख रही हैं वो अब राज्यों में देखने में, खास तौर पर जो पहली चरण में जहां चुनाव होने हैं जैसे तमिलनाडु, वहां उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उससे जुड़ी हुई खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, किस तरह से 24 की चुनौती राजनेता ले रहे हैं और किस तरह से जो जनता है उसको ले रही है, बिल्कुल भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं
वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के एक और खास अंक में। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर भी काफ़ी कुछ राजनीति से जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें अब क्राइम का एंगल है। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लोकपाल के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के मामले में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के इस पूरे केस में सीबीआई से जांच के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने सीबीआई की प्राथमिक जांच और सुनवाई के बाद पाया कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने और एमपी लॉगिन पासवर्ड देने की बात सही है और मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां आपको बता दें कि धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में आज से एएसआई का सर्वे शुरू होने जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था कि भोजशाला का एएसआई सर्वे किया जाए और इस परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन डाला था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि इस परिसर की कार्बन डेटिंग और विस्तृत वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए और उसके बाद में मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होगी। एएसआई को इससे पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। और खबर हैती से। भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत कल 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाल लिया गया और इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। गुरुवार को 12 भारतीयों को निकाला गया। मदद के लिए डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को धन्यवाद। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारे अगले और खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद हैं ढेर सारे अखबारों के साथ। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और आज जो अखबार आए हैं उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं? सुप्रभात कृतिका और निखिल। अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज के अखबारों में है केजरीवाल गिरफ्तार। जी हां, पहले पेज पर ये आज सभी अखबारों ने हेडलाइन बनाया है और बताया कि हाईकोर्ट ने राहत देने से जब इनकार किया तो कल शाम को ईडी वारंट लेकर पहुंची और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ये किस तरह का आबकारी से जुड़ा हुआ मामला है, ईडी ने कितने समन जारी किए, तमाम तथ्यों के साथ आज अखबार ने ये खबर को प्रकाशित किया है। और अब आगे
क्या होगा ये भी बताया गया है। इसके अलावा एक चुनावी आंकड़ों से जुड़ी हुई खबर है जिसे जनसत्ता अखबार ने लिया है और बताया है कि 7 दशक में राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 से घटकर 6 हो गई है। बड़ी ही रोचक खबर है और जानकारी बढ़ाने वाली भी है। आपको बता दें कि 1951 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तब से लेकर के अब तक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या 14 से घटकर 6 हुई और पहला आम चुनाव जो हुआ था उसमें 53 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था। वहीं 2014 की बात करें तो 464 राजनीतिक दलों ने किस्मत आजमाई और 2019 में 674 राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार उतारे थे। तो जो लोग राजनीति में खासी रुचि रखते हैं उनके लिए तथ्य जानने के लिए बड़ी ही रोचक आज खबर है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो ये विरोधाभास कॉलम के साथ आज हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया, चुनाव से ही जुड़ी हुई है, लेकिन बताया है कि बिहार की साक्षरता दर तो दोगुनी हुई है लेकिन मतदान 2% गिरा है। ये आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया गया है, जबकि चुनाव आयोग जो है वो लगातार प्रसार करता है होर्डिंग, बैनर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान प्रतिशत किस तरह से बढ़ सकता है। लेकिन आज ये खबर देखने को मिली है कि साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत 2% कम हुआ। इसके अलावा दैनिक जागरण अखबार ने आज ये खबर ली है और बताया कि आज से भोजशाला का सर्वे शुरू होगा। मध्य प्रदेश के धार में है भोजशाला और इस परिसर के आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और एक और खबर देश दुनिया पेज पर आज हिंदुस्तान अखबार ने ली है और आपको बता दें कि आज विश्व जल दिवस है। तो ये भी आंकड़ों के साथ बताया है कि नहीं संभले तो बूंद बूंद पानी के लिए करना पड़ेगा संघर्ष, यानी कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी को बचाना होगा और ये भारत देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम किस तरह से पानी का संरक्षण करें, प्रकृति को तो बचाएं ही, साथ जल भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज विश्व जल दिवस के मौके पर हम सभी संकल्प लें कि पानी को व्यर्थ न बहाएं और बूंद बूंद पानी को बचाएं। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खबरें। बहुत धन्यवाद। इन तमाम खबरों को, अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को आप जिस तरह से एक सूत्र में पिरो कर लेकर आई और अखबारों की सुर्खियों के साथ, बहुत धन्यवाद संध्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए नया सफर में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें दुनिया भर से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव से ये सुनिश्चित होगा कि नई तकनीक से सभी देशों को लाभ मिले और ये सबके लिए सुरक्षित हो। सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने पर अमेरिका और सऊदी अरब ने बातचीत की। काहिरा में मिस्र के विदेश मंत्री समीर शौकरी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यह समझौता 2 देशों के लिए ऐतिहासिक अवसर पैदा करेगा। अमेरिका के मिनेसोटा में एक गर्म हवा के गुब्बारे के गिरने से 2 लोग घायल हो गए। गर्म हवा के गुब्बारे में 3 लोग सवार थे। अमेरिका के बॉस्टन में डॉक्टर्स ने दुनिया में पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया है। सुअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है। कंपनी ने सुअरों में निहित कुछ वायरस को भी निष्क्रिय कर दिया है जो मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। और चलिए निखिल, अब आगे बढ़ लेते हैं और अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो है कारोबार से जुड़ा हुआ, और बात करते हैं अब कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटल होने के खतरों से ग्राहकों को बचाने के लिए मजबूत नियामकीय ढांचे की जरूरत है। पेरिस में आयोजित ग्लोबल मनी वीक 2024 को संबोधित करते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी ने वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन लेन देन में तेजी से बदलाव आया है। भारतीय विमानन कंपनियां 31 मार्च से शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के दौरान कुल 24,275 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी।
महिंद्रा ने देश में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ETEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात सालाना आधार पर 1.65% की मामूली वृद्धि के साथ 21.22 करोड़ टन हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC ने लोह अयस्क की कीमत 200 रुपए प्रति टन तक घटा दी है। कंपनी ने फाइन अयस्क की कीमत में भी 250 रुपए प्रति टन की कटौती की है। वैश्विक कंपनी TAC इन्फोसेक लिमिटेड का IPO 27 मार्च को खुलेगा। TAC इन्फोसेक ने IPO के लिए मूल्य दायरा 100 से 106 रुपए प्रति शेयर तय किया है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं खेल जगत में क्या कुछ है खास। खेल जगत की खबरें देखते हैं। तो आज से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। IPL के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में आज गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार चेन्नई टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम भारतीय दल की मिशन प्रमुख होंगी, जबकि शिवा केशवन को भारतीय दल का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के पैरा पावर लिफ्टर अशोक कुमार ने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अशोक ने मिस्र में खेले जा रहे पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में रजत पदक अपने नाम करके पैरालंपिक 2024 के लिए अपना टिकट कटाया। वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में खेले गए एक अन्य मैच में जीत हासिल करते हुए पैरा पावर लिफ्टर परमजीत ने रजत पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही परमजीत ने पैरालंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच मैच में एक भी गोल नहीं हो सका। अब अपने ग्रुप में भारत एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। भारत के किदांबी श्रीकांत ने स्विस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल मुकाबले में किदांबी ने मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया को 21-16, 21-15 के अंतर से हरा दिया। वहीं स्विस ओपन के एक अन्य पुरुष एकल स्पर्धा में जीत हासिल करते हुए भारत के किरण जॉर्ज ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। किरण जॉर्ज ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस के एलेक्स को हराया। और भारत के उभरते बैडमिंटन स्टार प्रियांशु राजावत आज स्विस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। अंतिम 8 में प्रियांशु के सामने चीनी ताइपेई के चाउ टिन चेन की चुनौती होगी। और अब इसके बाद पहले पर्दे की बात करते हैं। बिल्कुल। हिस्टोरिकल बायोपिक स्वातंत्र्य वीर सावरकर आज रिलीज होगी। यह फिल्म रणदीप हुड्डा के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में रिलीज होगी। एक्टर श्रेयस तलपड़े अपकमिंग फिल्म कपकपी में एक बार फिर तुषार कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। श्रेयस ने कहा कि उनका मानना है कि उम्र के साथ एक कलाकार के प्रदर्शन में परिपक्वता दिखाई देने लगती है। सिद्धू मूसेवाला के पिता द्वारा उनके दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद पंजाब सरकार ने प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फिल्म मेकर SS राजमौली और उनके बेटे कार्तिकेय फिल्म RRR की विशेष स्क्रीनिंग के लिए इन दिनों जापान में हैं। उन्होंने 28वीं मंजिल पर भूकंप के झटके भी महसूस किए। फेमस स्टार गुलशन देवैया और अनुराग कश्यप एक एक्शन सीरीज में स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फिल्म निर्माता के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके
एक्टर ने कहा कि उनके करियर में अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा योगदान है। चैट शो नो फिल्टर नेहा की मेजबानी करने वाली एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कहा कि बिना फिल्टर वाला जीवन ताजगीपूर्ण, उत्साहपूर्ण और मजेदार होता है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर, कृति सैनन और तब्बू की आने वाली फिल्म क्रू का गाना रिलीज हो गया है। गाने में एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और बात करते हैं अब त्योहार की, होली की। दरअसल होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हर कोई बहुत ही धूमधाम से मनाता है। रंगों के इस त्योहार पर एक दूसरे को सभी रंग लगाते हैं, लेकिन आजकल केमिकल वाले रंग गुलाल स्किन को खराब भी कर देते हैं और इससे बचने के लिए हर्बल गुलाल भी बाजार में उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाएं इन दिनों हर्बल गुलाल बना रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्हीं की ये खास रिपोर्ट। होली का त्योहार रंगों और खुशियों के साथ दस्तक देने को तैयार है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने होली को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है। भारत मां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने चुकंदर, प्लास और गेंदे का फूल, हल्दी जैसे प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से हर्बल गुलाल बनाया है। इन महिलाओं द्वारा बनाया गया गुलाल छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पसंद किया जा रहा है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। समूह की महिलाओं ने 3 सालों की कड़ी मेहनत से खुद को सशक्त बनाया है और 13 क्विंटल से अधिक गुलाल का उत्पादन किया है। हम लोग पिछले 3 साल से हर्बल गुलाल बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए बहुत जगह देखे थे कि केमिकल से बने हर्बल गुलाल गुलाल बनाए जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं प्राकृतिक चीज़ों से गुलाल बनाया जाए। तो हमने सोचा चलो पलास का फूल का सबसे पहले देखा है, तो उसी से बनाना हम लोग स्टार्ट किए। फिर गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों से हम लोगों ने गुलाल बनाना चालू किया है। प्राकृतिक तरीके से बने हर्बल गुलाल के इस्तेमाल से होली तो सुरक्षित रहेगी और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होगी। ये महिलाएं जितना सुंदर गुलाल बनाती हैं, उतना ही सुंदर पैकेजिंग भी करती हैं। आत्मविश्वास से भरपूर ये महिलाएं अपने काम के दम पर परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। समूह सदस्य ने गुलाल उत्पाद से होने वाले फायदों के बारे में बताया। हमारे समूह के माध्यम से गुलाल बनाए के काम ला करत हन हमन हा, तो सबो गुलाल जैसे आप मन रंग बिरंग के गुलाल देखत हो, वो में सब प्राकृतिक जैसे कि हमारे गेंदा के फूल हो गए, पलास के फूल हो गए, पालक भाजी हो गए और हमारे चुकंदर के
छिलका के रंग हो गए, ये मतलब सब मिला के हमन गुलाल बना था। हम लोग जो गुलाल बना रहे हैं वो पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। 3 वर्ष में हम लोग 13 क्विंटल गुलाल बना चुके हैं। हमारा गुलाल का मांग छत्तीसगढ़ के अलावा MP और महाराष्ट्र में भी है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर स्टॉल लगता है हम लोग वहाँ जाके भी अपना दुकान लगाते हैं, और इनका जो बिक्री होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। घर का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई है, और अपने जो आवागमन का जो साधन है उससे कुछ और रहते हैं अन्य कार्य, उसमें हम लोगों का खर्चा निकल जाता है। हानिकारक रंग कई बार होली के त्योहार के मजे को फीका कर देते हैं। इन महिलाओं ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि लोगों के त्योहार को सुरक्षित भी बनाया है। रायपुर से शंकर नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बात कर लेते हैं मौसम की। बिल्कुल, मौसम की बात करते हुए जान लेते हैं देश भर में अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन आप DD न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूटान यात्रा है उससे जुड़ी हुई पल पल की अपडेट्स, उससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको DD न्यूज पर दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मैक्सिको की एक अनोखी रस्म की झलकियों के साथ में, जहां पर लोग अपने हाथों को हवा में उठाकर एक पिरामिड बनाते हैं और उगते हुए सूरज का स्वागत करते हैं। आप लीजिए इनका आनंद, इन तस्वीरों का आनंद, और मुझे और मेरे सहयोगी निखिल और साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।